अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही है आजकल कुछ सियासत के ऊपर, इसके अलावा और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू रहती है, लेकिन बड़ा अरसा हुआ कुछ हट के नहीं किया प्रोग्राम में। यानी एक सिलसिला आपको याद होगा, जो प्रोग्राम देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको पता है प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते रहे कि यंगस्टर्स को, नए टैलेंट को मौका दिया जाए और दिखाया जाए कि जो काम वो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसके ऊपर हमने कोशिश हमेशा से ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को सामने लाया जाए। तो बहरहाल जी, अब सियासत की जो नशिस्तें हैं वो चलती रहती हैं, सियासत के ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, माशी मामलात के ऊपर बात होती रहती है, बल्दियाती मसाइल के ऊपर ख़ास तौर पे बात होती है। अब तो कराची क्या पूरे पाकिस्तान का मसला यही नज़र आता है। और गुज़िश्ता रोज़ भी पैगामात आ रहे थे लाहौर से, जो हमारे देखने वाले भाई बहनें हैं बता रहे हैं इलाके के हवाले से अपने भी। तो ये भी अब इंशाल्लाह आगे करना एक प्रोग्राम ऐसा कि जिसके अंदर सिर्फ लाहौर शहर और इसके गिरदोनवा के जो इलाके, वहाँ के जो मसाइल हैं, इसके ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे और इस तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात करेंगे। और कोशिश भी यही होती है देखने वालों को भी मौका दिया जाए। जो हमारे देखने वाले हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि उनको प्रोग्राम में मौका दें, वो बात कर सकें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं हमारे कॉलर जो हैं ख़ास तौर पे, और मसाइल की निशानदेही करते हैं। तो ये सिलसिला भी इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। तो जनाब, टैलेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो आज स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और तारुफ़ आपका ये है कि आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, इसके अलावा और बहुत सारे दीगर काम करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि आप पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं, इसके अलावा और बहुत सारे काम करते हैं। तो ये फुरकान लश्करवाला साहब हैं, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान, बहुत सारा आपका माशाल्लाह पोर्टफोलियो में देख रहा था, बड़ा तवील पोर्टफोलियो है, कम उम्र में बहुत सारे काम आपने कर रखे हैं। लेकिन स्टार्ट करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी से। ये कैसे शौक़ हुआ? आजकल तो माशाल्लाह सारे ही फ़ोटोग्राफ़र बने में, और बात मज़े की है कि एक ज़माना हुआ करता था कि आपको याद है कि वो एक फ़िल्म होती थी, वो कैमरे में लोड करते थे, फिर तस्वीर लेते थे, फिर उसको डेवलप करना पड़ता था। आजकल तो स्मार्टफोन्स जो आ गए, इतने एडवांस्ड कैमरे हैं कि अब बहुत सारे जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी की जगह जो है अब वो एक मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। और पहले तो एडिट भी किया जाता था सिस्टम में डाल के, अब तो प्लगइन्स और ऐसे फ़िल्टर्स आ गए हैं कि हर कोई फ़ोटोग्राफ़र बना हुआ है। तो ये ज़रा बताइए कि क्या इसको अभी भी आज सीखने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, देखें, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी जिस तरह से दुनिया में बाकी स्किल्स हैं, अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें या मैकेनिकल स्किल्स की बात करें, तो फ़ोटोग्राफ़ी भी एक प्रॉपर स्किल है जी। और फ़ोटोग्राफ़ी आर्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसे स्किल की तरह ही सीखा जाता है जी। ठीक, डेफिनेटली। देखें, फ़ोटोग्राफ़ी की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी और फैशन फ़ोटोग्राफ़ी का जो है वो ज़्यादा रुझान है। लेकिन इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो फ़ोटोग्राफ़ी की जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर फ़ोटोग्राफ़ी है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा रुझान है दुनिया में। तो मेरा जो एरिया है बुनियादी तौर पे वो नेचर फ़ोटोग्राफ़ी है। तो फ़ोटोग्राफ़ी की बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है, और जो हमारे नौजवान हैं उनको मैं बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी स्किल है कि जिसके अंदर नौजवानों के लिए जो है ना 100% जो है वो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यानी फ़ोटोग्राफ़ी अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो उसके बाद आप फौरी तौर पे अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जिस तरह से हमें, वैसे ही आपने जिस तरह से बात की कि बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं मुल्क में माशी और माशरती एतबार से, तो डेफ़िनेटली अगर इस तरह की स्किल्स हमारी यूथ सीखती है, लर्न करती है और उसके ज़रिए अगर रोज़गार की तरफ जाती है तो बहुत एक अच्छा जो है वो एक उनके लिए कदम होगा ये। लेकिन अब ये फुरकान मसला ये है कि ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसको भी देखना होता है। फिर क्योंकि कैमरे अब इतने सस्ते नहीं हैं, कभी भी बल्कि सस्ते नहीं रहे। अब क्या बात करें, लेंसेज इतने एक्सपेंसिव हैं। अब वो बच्चे वो जो आ रहे हैं इस तरफ, वो कहते हैं कि जनाब इतना खर्चा कर कर आए। फिर मैंने देखा है वो काम सीखने के बाद सिर्फ शादी और मेहंदी ये फंक्शन तक अपने आप को जो वो महदूद कर लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जब आप इसकी बात करते हैं, ख़ास तौर पे जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी की बात करते हैं, तो इसमें कैसे अर्न करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, ये ज़रा समझाएं। देखें, बुनियादी तौर पर जब फ़ोटोग्राफ़ी कोई भी स्टूडेंट सीखता है इस गर्ज़ से कि वो उस स्किल के ज़रिए रोज़गार की तरफ जाएगा और उससे अर्निंग करेगा,
तो हम जब स्टार्ट में देखते हैं तो ज़्यादातर उसमें अर्निंग पर्सपेक्टिव हमें वेडिंग और फैशन फोटोग्राफी की तरफ ही नज़र आता है। लेकिन अगर हम एक प्रोफेशनली इंटरनेशनली चीज़ों को देखते हैं बीइंग अ फोटोग्राफर, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, इस तरह की वो फोटोग्राफीज़ की टाइप हैं कि जिसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में इस तरह की जो टाइप ऑफ फोटोग्राफी है उसके लिए कोई बहुत खातिर ख्वाह इंतज़ामात या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं। लेकिन देखें, अगर आपको अपनी स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस है और आप अपने शौक़ में जुनून की हद तक हैं, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए भी जो है वो इंटरनेशनली ना सिर्फ दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बल्कि इस फील्ड के ज़रिए कमा भी सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैंने पिछले 10 सालों में जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी की, मेरा एरिया क्योंकि नेचर और लैंडस्केप है, तो मैंने उन तस्वीरों को इंटरनेशनली बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना अकाउंट फ्री बना के जो है वो अपनी पिक्चर सेल के लिए पेश कर सकते हैं। आपसे कंपनीज कैलेंडर के लिए, कॉफ़ी टेबल बुक्स के लिए, मैगजीन्स के लिए पिक्चर जो है वो परचेज करती है। इसी तरह से आप एग्जीबिशन में अपनी जो है वो तस्वीरों को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो बल्कि अगर आप सीरियस हो के इस फील्ड में नेचर, लैंडस्केप या वाइल्ड लाइफ की तरफ फोकस करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छी स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक जो ओरिजिनल फोटोग्राफी होती है, थ्रू लेंस, लाइट का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें, और एक जो डेवलप होने के बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होकर आती है, क्या फ़र्क होता है? लोग ये भी जानना चाहते हैं, ख़ासतौर पे जो फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं और काम सीखना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग अभी ये सोचते हैं कि जनाब एक आम सा इमेज ले के उसको प्रोसेस कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप के ज़रिए उसके ऊपर बेपनाह उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनहांस करके जी वो पेश कर सकते हैं उसमें। और एक जो रियल इमेज होता है जिसको आप लाइट को देखते हुए, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए कैप्चर करते हैं, क्या फ़र्क होता है ये बताएं। देखिए, बुनियादी तौर पे फ़ोटोग्राफी जो है वो साइंस के साथ साथ आर्ट है। बिल्कुल ठीक है, और आर्ट चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो या किसी और किस्म का आर्ट हो, उसके अंदर आर्टिस्ट की जो क्रिएटिव अप्रोच है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो बीइंग अ फोटोग्राफर, आप कोई भी तस्वीर जो कैप्चर कर रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर आप अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन, आपकी आंख जो खूबसूरती देख रही है, आप उसे उस तस्वीर के ज़रिए दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बाकी रहा जो पोस्ट प्रोसेसिंग या फ़ोटो एडिटिंग का ताल्लुक है या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, तो देखें वो एक टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है। ज़ाहिर दुनिया जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बीइंग आर्टिस्ट सपोर्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ टाइप ऑफ फोटोग्राफी में जो एडिटिंग का जो मामला है वो एक हद तक उसमें आप कर सकते हैं। अगर हम वेडिंग या फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पर डिजिटल मैनिपुलेशन हो गई, वहाँ पर एडिटिंग हो गई, वो तो आप काफ़ी हद तक जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, नेचर फोटोग्राफी की, लैंडस्केप फोटोग्राफी की, तो देखें उसका ताल्लुक बराह रास्त नेचर से है। तो नेचर में एक ही रूल होगा, एक ही कानून होगा कि आपकी आंख जो देख रही है ना, असल में आपने दुनिया को वही दिखाना है। तो वहाँ पर डेफिनेटली एडिटिंग इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी तो हर कोई ये कर लेता है, लेकिन वो एक प्रोग्राम के सिलसिले में जब एक हमारा, आप समझ लें कि एक टास्क था कि हम एक वाइल्ड लाइफ वो एक इवेंट को जाकर वो कवर करना था और वो रियल टाइम में कैप्चर करना था, वो सबसे मुश्किल काम मुझे लगा। और मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि ये जो लेंसेज होते हैं ये किस लिए ज़रूरी होते हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए अगर आपको कोई इमेज अगर चाहिए तो आपको 6-8 घंटे फील्ड में रहना पड़ेगा। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतना चैलेंजिंग काम कैसे इसको शौक हुआ? देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की आपने बात की तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो फोटोग्राफी में जितनी भी टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल फोटोग्राफी है। मुश्किल इस सेंस में कि उसके लिए आपको बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना होता है। क्योंकि देखें, नेचर के अंदर जो वाइल्ड है, जो आप कैप्चर करने जा रहे हैं, आपके मुताबिक नहीं चल सकता। आप एक शादी में अंदर मॉडर्न को अपने हिसाब से जो है पोजिंग करवा सकते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर मुताबिक नहीं है, आपके मुताबिक नहीं है, वो उसकी अपनी फितरत के मुताबिक है। फितरत के मुताबिक उसके लिए आपको जो है, उसके लिए आपको जिस घंटे की बात की, मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जानता हूं जो अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं साथ, कि वो एक हफ्ता जो है वो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए जो है इंतज़ार करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल दियोसाई प्लेन में ब्राउन बेयर्स अवेलेबल हैं, या और इस तरह के जो
अल्लाह पाक के जो है वो एक जानवर मौजूद है बनाए हुए, तो Creatures, उनको कैप्चर करने के लिए तो हफ्ता हफ्ता जो है वो इंतज़ार करते हैं करना फोटोग्राफर। तो ये एक बड़ा यानी चैलेंजिंग काम है। बिल्कुल ठीक है फुरकान, अभी मज़ीद आपसे गुफ्तगू करते हैं इस मामले पर। प्रोग्राम में हमारे और भी मेहमान जो है वो हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ मामलात पर हमारी गुफ्तगू होती है। सियासी मामलात के ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे इस वक्त आज क्योंकि हैदराबाद में एक बड़ा जलसा PDM जो है वो करने जा रही है, उसकी तैयारियों के हवाले से भी आपको जो है वो आगाह ज़रूर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ताहिर यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और उनको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए, जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, सुबह से ही बड़ी मैं देख रहा हूँ गहमा गहमी है, खबरों में भी हमने कुछ देर पहले दिखाया है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के जलसे से? पहले तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारी ऊपर निगाह रखी कि PDM का जलसा की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में जलसा करके दिखाया, गुजरांवाला में जलसा करके दिखाया। ये यहाँ के मतलब हम मेज़बान रहे हैं ना, तो इस मेज़बानी के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी अवामी कुव्वत दिखाई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर यकीन रखती है, क्योंकि हमारे मंशूर का हिस्सा भी ताकत का सरचश्मा अवामी है। PDM का जलसा जो है इस बात की गम्माजी कर रहा है हर जगह पर। आपने देखा कि जमहूरी तरीके से हम कर रहे हैं, हम कंटेनर पर खड़े होकर के हमारे कायदीन शोर शराबा नहीं कर रहे हैं कि जी ये वो है वगैरह वगैरह। जैसे मोहतरम सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। इनकी काबीना में हर वो शख्स शामिल है जो जितना बड़ा चोर है उसको NRO दिया हुआ है इन्होंने, समझे ना। तो अब आप ये देखें कि PDM का जलसा और वहाँ की गहमा गहमी आपने रात को भी देखी होगी, आपकी कैमरे ने रात को भी देखा होगा, दिन में भी देखा होगा, तकरीबन एक हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे, और ये जाहिर हो रहा होगा कि अवाम का पुरजोश किस तरीके से है और किस तरह से चाहती है कि ये यहाँ से जाए और हमारे ऊपर जो मुसल्लत है ये किसी ना किसी से जाए। तो क्या डॉक्टर साहब इसको डिसाइसिव मोमेंट समझें कि वाकई ये बात अब तय हो चुकी है कि हुकूमत को घर भेजना है? क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि जनाब हुकूमत को घर भेजने की क्योंकि तैयारी हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि ना इस्तीफ़ों के हवाले से कोई पेशकदमी हुई, कोई अहम फैसला नहीं हुआ। फिर सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी, वो भी जो है वो नहीं हो सका। फिर और दीगर बहुत सारे बातें सामने आई, लेकिन उसके ऊपर भी कंसेंसस जो है वो नहीं डेवलप हो सके। तो ये सारे मामला जो हैं वो हमें नज़र आए। तो ये जब इस तरह की बातें होंगी और फिर बहुत सारे फैसलों के ऊपर अभी तक हम जो वो देख रहे हैं कि एक बड़ी गोमगोसी कैफियत है, तो ये जब तमाम चीज़ें होंगी तो फिर ये कैसे समझा जाए कि हुकूमत को वाक़ईतन ऐसा घर भेजने का फ़ैसला कर लिया गया हो? ये कैसे मुमकिन है, ये बताइए ज़रा डॉक्टर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि मिसाक़ जमहूरियत, मोहतरमा ने एक मिसाक़ जमहूरियत जी 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 किया था और जमहूरियत पे यकीन कर रखती है। और जब से मिसाक़ जमहूरियत बना है उस टाइम से लेकर आज तक जमहूरी अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। नहीं तो आपने देखा कि जब जिस टाइम पर हमारे पर MRD के टाइम पर जी 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 जब शब खून मारा गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर, हमने वो उस टाइम पे भी कंटेस्ट किया, ARD में भी कंटेस्ट किया, लेकिन इस टाइम पे कहीं भी हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पे चलते हुए हम लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो मिसाल कि जमहूरियत है उसको लेकर चलते हुए आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहीं भी नहीं कहा कि ऊपर आकर प्रोटेस्ट करें, आप लोगों पे जाकर ये करें। हालांकि मैं बड़ा इस वक्त कहते हैं इश्तियाल पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाया जाता है हवाले से। जी 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 आप मवाजना कर लें कि ये 2-2.5 साल में और कहाँ 47 साल 50 साल बल्कि समझ लें आप, तो उससे ज़्यादा हो गया। और कहाँ 2.5 साल में महंगाई का दुगनी से भी ज्यादा हो गई, यकीनन ये बहुत बड़ा 100% से भी मुश्किल ज्यादा काम था। हो लेकिन गई ये तो हर दौर में रहा है, लेकिन PDM के एजेंडे में देखिए, ये चीज़ इतना कभी नहीं भी रहा शामिल सर। नहीं रही। ये बात सही है। देखिए महंगाई का जो ग्राफ है ना, मैं आपको थोड़ा सा साइंसी बुनियादों के ऊपर बता देता हूँ। ये शायद तासुर दिया जा रहा है कि महंगाई सिर्फ इस वक्त हुई है। महंगाई बढ़ी जो शरह है उसमें यकीनन कमी हुई, बढ़ती रही, उसमें शरह में कमी हुई। ठीक है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त जो है उसमें इजाफा हो गया, ये ज़रूर हुआ। तो महंगाई तो किसी दौर में भी जो है वो कम नहीं थी। तो दूसरी बात ये कि PDM का जो एजेंडे की अभी बात हो रही है, PDM का एजेंडा शुरू दिन से ये बात हो रही है। अच्छा, ब्रेक एक ले लेता हूँ पहले, और ब्रेक के बाद जो है फिर आते हैं वापस और आकर इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलों के हवाले से। डॉक्टर ताहिर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी पीडीएम का जो जलसा आज होने जा रहा है इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा तैयारियाँ तो ज़ोरों शोर से जारी हैं, हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पर बात हो रही थी। पीडीएम के एजेंडे में ये बात शुरू दिन से जो ये मामला शुरू हुआ तो उस वक्त भी ये पूछा जा रहा था मीडिया की जानिब से, हर शख्स ये पूछ रहा था कि महंगाई को एजेंडा कब बनाया जाएगा जो आवाम का हकीकी मसला है। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और नज़र आ रहा है। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, इस वजह से ये सारी जो है वो जलसे जुलूस और रैलीज़ हो रही हैं। तो ये सिलसिला है क्या, ज़रा ये फरमाइएगा। तो अगर वाकई हुकूमत को घर भेजना है तो पीडीएम क्या सोच रही है, एजेंडा क्या है जिसके ऊपर मुत्तफिक हुए हैं, वो तो अभी तक क्लियर आज भी नज़र नहीं आ रहा। फरमाइए। एनआरओ तो कोई भी नहीं मांग रहा। अच्छा। पीडीएम की कोई जमात तो एनआरओ नहीं बार बार क्यों दोहरा रही है कि एनआरओ? हाँ, ये सिर्फ इनके पास एक जैसे कंटेनर पर खड़े होकर के, आज भी ये कंटेनर पे ही खड़े हैं कि एनआरओ अच्छा, नहीं दूंगा। उतरे नहीं है नीचे। और आपने देखा होगा कि आप लोगों के हर शो में वज़ीर आज़म साहब के पास एक लफ्ज़ होता है एनआरओ नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने सीख लिया है वो लफ्ज़ एनआरओ नहीं दूंगा। जबकि इन्होंने एनआरओ दिए हुए हैं, हर उस आदमी को दिए हैं जो इनके पास चोर जमा हैं। मिसाल के तौर पे आपको लेटेस्ट देता हूं कि इन्होंने खुद ही ने कहा था, किसी और जमात ने नहीं कहा था, आपा फिर दो साशी कमान के दिए, इन्होंने खुद ने कहा था। और आप देखें उनको एनआरओ देके फिर वो मोमिन खसूसी बना परवेज इलाही के लिए बहुत सारे दीगर बहुत सारे हैं इस तरीके से। तो एनआरओ तो किसी भी पार्टी ने नहीं मांगा। अगर एनआरओ मांगा होता तो आज खुर्शीद शाह साहब जेल में नहीं होते, हमारे दीगर और असीरान जेल में नहीं होता। इसी तरह से आप और दूसरी बड़ी पार्टी की मिसाल ले लें, शहबाज शरीफ साहब या उनका बेटा जेल में नहीं होता, ख्वाजा आसिफ हो गए और वो दीगर हो गए, बहुत सारे हो गए। तो मैं एक पार्टी की अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तमाम उस पीडीएम के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो आज जेल के अंदर बैठे। मैं अख्तर मेंगल के लोगों को देखे कि लापता किया हुआ है, जुल्म की हद पे है। बिल्कुल ठीक है। चलें, इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करते हैं। वापस आते हैं जी फुरकान साहब की तरफ। फुरकान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और उनसे बात हो रही थी फोटोग्राफी के हवाले से। फुरकान, बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं इसमें, पूरी दुनिया में तो होते ही हैं, पाकिस्तान से भी कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप माशाल्लाह यू दी ओनली वन कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यकीनन और भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे लोग, लेकिन आपने इसके लिए क्या तैयारी की है, ज़रा ये बताएं। और ये कॉम्पिटिशन क्या, इसके अलावा भी कोई कॉम्पिटिशन है? आप तो आपने वर्ल्ड कप का बताया, इसका भी वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ज़रा बताइए क्या सिलसिला है। बिल्कुल, देखिए फ़ोटोग्राफ़ी एक, जिस तरह से मैंने बताया कि एक स्किल भी है, आर्ट भी है। तो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फ़ोटोग्राफ़ी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, अल्लाह पाक ने जो पाकिस्तान को फ़ितरी एतबार से बहुत नुमाया जो है वो बनाया है, उस खूबसूरती को जिस तरह से मैंने फ़ोटोग्राफी के ज़रिए कैप्चर किया और उन इमेजेस को मुख्तलिफ़ कंपटीशन में जब मैंने सेंड करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में बहुत सारे नेशनल अवार्ड, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड विन किए। और रिसेंटली अल्लाह पाक ने मुझे ये कामयाबी अता की कि दुनिया में फ़ोटोग्राफी का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, जिस तरह से स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप होता है, हर स्पोर्ट्स का अलग अलग, इसी तरह से फ़ोटोग्राफी का भी वर्ल्ड कप हर साल जो है वो मुनक्किद होता है। इस बार जो है वो उसकी जो सरमनी होनी है वो इटली में होने जा रही है अप्रैल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है बीइंग अ पाकिस्तानी ये पब्लिक को बताते हुए कि जो पाकिस्तान से फ़ोटोग्राफ़र्स की टीम सेलेक्ट हुई है 10 लोगों की, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जो है वो तस्वीर शामिल है और मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ। और बुनियादी मकसद ये है कि उन तस्वीर के ज़रिए हम पाकिस्तान का जो मज़बूत पहलू है, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, उसे पूरी दुनिया भर में जो उजागर कर सकें। उजागर करो। यकीनन हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसे लैंडस्केप्स यहाँ पर हैं जो शायद दुनिया में ना हो। तो यकीन कभी हम भी जब जाते हैं ऐसी जगहों पर तो ख्याल आता है कि उस वक्त अंदाज़ा होता है कि काश के फ़ोटोग्राफी अगर सीखी होती तो इस खूबसूरत नज़ारे को जो वो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वाकई एक चीज़ है। बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कैसे ग्रूम करते हैं, ये ज़रा बताइए कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है। और फिर मैंने देखा है कि यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत सारा है, लेकिन अब रिसोर्सेज ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो वो नहीं सीख पाते। मैंने चंद एक बच्चों को देखा भी जब मैं इंटरव्यू कर रहा था उनके, वो कहते थे शौक़ तो बहुत है लेकिन गैजेट्स इतने महंगे और ख़ासतौर पे फ़ोटोग्राफी तो ये कहा जाता है कि इंतहाई महंगा शौक़ है, कैसे फुलफ़िल करें अपने ड्रीम को, ये ज़रा बताएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे फ़ोटोग्राफी के एतबार से अब ये पाकिस्तानी कौम को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फ़ोटोग्राफी को बाकायदा एक स्किल मानते हुए नेशनल लेवल पे, जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन,
और टीवेट सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो है वो डोनर्स शामिल हैं, उनके ताउन से बाकायदा अब फोटोग्राफी और मीडिया डेवलपर की एक नेशनल क्वालिफिकेशन डेवलप हो चुकी है। यानी इस तरह से नहीं कि हर इंस्टीट्यूट अपने लिहाज से एक अलग कोर्स पढ़ा रहा हो, बल्कि एक नेशनल लेवल पे एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो है वो एक नेशनल करिकुला बना दिया गया है। और वो कोर्स इतना ज़बरदस्त है कि उसकी जो एफिलिएशन है वो फेडरल सतह पर है, और उसके ज़रिए जब स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है। तो इस वक्त भी मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि एक फलाही इदारा है। और हम पूरे पाकिस्तान की यूथ को वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली कराची और सिंध की यूथ को। बलूचिस्तान से काफ़ी सारी यूथ वहाँ पर आके ट्रेन हो रही होती है। तो वहाँ पर हम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मीडिया डेवलपमेंट के और इस तरह के बेशुमार 60 से ज़ायद कोर्सेज़ में स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फोटोग्राफी भी एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। और मैं आपके तवस्सुल से स्पेशली कराची की यूथ को ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त भी हमारा इदारा टीवेट सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कराची के यूथ को फ़ोटोग्राफी और मीडिया डेवलपर की फ़ील्ड में 100% स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र कर रहा है। अच्छा, जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि हर महीने उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। और 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद हम उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भी भेजते हैं, मीडिया चैनल्स में, प्रोडक्शन हाउस में, फील्ड पे। और उसके बाद जॉब दिलवाने की जो गारंटी है वो भी इंस्टीट्यूट की है। तो मैं समझता हूँ कि कराची की यूथ के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे वो अवेल करके फोटोग्राफी की स्किल हासिल करके वो अपना रोज़गार जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये कि जो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये टेंडेंसी है क्या कि स्टिल फोटोग्राफी से ज़्यादा मैं बच्चों को देख रहा हूँ वो शॉर्ट फिल्म्स की तरफ उनका जो है वो रुझान ज़्यादा है, या यूट्यूब के लिए कोई चीज़ वो करना चाह रहे हैं। मैं 2-3 जब बच्चों से मैंने पूछा कि स्टिल फोटोग्राफी की एक इम्पोर्टेंस है, पूरी दुनिया पे इस पर बड़ा काम होता है, तो कहते हैं जी हमारा जो रुझान है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि थ्रू यूट्यूब अगर कोई हमारी कोई चीज़ अगर हिट हो जाती है तो उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी आ जाता है, तो इस तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है। ये बात सही है आपके ख्याल? देखिए, बेसिकली फ़ोटोग्राफी जो एक आर्ट है वो अपनी जगह पर कायम है। उसकी अहमियत, तस्वीर की अहमियत, क्योंकि देखें वीडियो के लिए आपको एक प्रॉपर किसी मैसेज को अगर कन्वे करना है तो आपको एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन की जो है वीडियो को शूट करना है, उसमें बहुत सारे लवाजमात को डालना है, उसमें प्रॉप्स, उसमें मॉडल, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अरेंज करना है। जबकि तस्वीर के अंदर जो है एक अल्लाह पाक ने एक इतनी तासीर रखी है कि एक तस्वीर एक पूरी दास्तान बयान कर सकती है। तो कभी भी वीडियो या शॉर्ट फिल्म या व्लॉगिंग वगैरह जो आजकल आप बात कर रहे हैं वो कभी भी तस्वीर की जो है ना जगह नहीं ले सकती, क्योंकि तस्वीर खुद जो है ना अपनी कहानी बताती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे पास कोई इस वक्त अच्छी मिसाल तो नहीं है, एक बड़ी तकलीफ दे एक तस्वीर जो गुज़िश्ता दिनों नज़र से कश्मीर पर भी पूरी दुनिया में दिखाई गई। आई मीन वो तस्वीर ही एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज बना कि पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को जो है वो ज़्यादा लोग पहचाने लगे कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। वो एक बच्चा एक छोटा सा अपने वालिद के सीने पे बैठा और वो तस्वीर जब पूरी दुनिया में गई है तो उसका जो इम्पैक्ट था वो नाकाबिले बयान था, और वो वो इतना तकलीफ दे, वो आप समझ लें कि वो मंजर था, वो पूरी तस्वीर जो वो कहानी बयान कर रही है, तो यकीनन उसकी इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल। इसी से मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो वर्ल्ड कप में तस्वीर सेलेक्ट हुई है पोर्ट्रेट, वो कश्मीर ही की है। अच्छा। और वो बेसिकली एक कश्मीरी बच्ची का पोर्ट्रेट है। और मैं आपको बताऊं कि वो तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत है कि उस तस्वीर में उसके फेस एक्सप्रेशन में एक तरफ कश्मीर का जो हुस्न है वो भी नुमाया है, और जो कश्मीर का दर्द है वो भी नुमाया है। तो तस्वीर जो है वो अपनी कहानी डेफिनेटली खुद बताती है। बिल्कुल आपका। चलें इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं फ़ुरकान से कि फ़ुरकान ने और कौन कौन से मौजू जो हैं उनको हाईलाइट किया है अपनी तस्वीरों के ज़रिए। डॉक्टर ताहिर साहब भी हैं, तशरीफ़ फरमाएं, गुफ्तगू हमारी सुन रहे हैं। और बात हो रही थी कुछ देर पहले मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से। डॉक्टर साहब, मसला तो है अपनी जगह मौजूद, लेकिन आप नहीं समझते कि क्या महंगाई को कम करना सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? सूबाई हुकूमत भी तो बाइख्तियार हैं। लोग ये बात समझते हैं कि आपके पास अथॉरिटी मौजूद है, यहाँ पर आप कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसमें नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब वो बात नहीं की जा सकती कि अब आप कहें कि जी सारी की सारी जिम्मेदारी वफाक की है, वही इस महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, तो ये बात अब जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों को पता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और कौन क्या कुछ कर सकता है। तो ये फरमाइए कि ये कह देना है जी वफाकी हुकूमत सारी की सारी मामलात को ख़राब करने की जिम्मेदारी उनकी है, कैसे ठीक हो सकता है, ये ज़रा फरमाइए। देखिए यासिर साहब, आपने कहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वफाक
की नहीं है, सूबाई हुकूमतों की भी है। तो आप महंगाई का रेशो ये भी देख लें कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर कितनी महंगाई है और पंजाब में कितनी महंगाई है, इसको आप देख लें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक बात कही, मुझे खुद उस वक्त अंदर से मैं ये फील कर रहा था कि आप भी ऐसी बातें करेंगे। कैसी बातें मिसाल के तौर पे? हाँ, ये कि महंगाई का रेशो जो है वो कम है भाई, 100 से भी बढ़कर है महंगाई। आप मेरी बात देखें ना, उस वक्त समझ सके ना, आप समझने की कोशिश की। देखें, जब आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई तो बेस मौजूद होती होगी ना। मैं अगर आप कहते हैं तो मैं ब्रेक डाउन निकाल के आपको महंगाई का दिखा देता हूँ। आप समेत आप अपनी मौशी टीम आए यहाँ पर, उन बैठकर मना लेते हैं, ठीक है, बैठकर आपको बता देगा कि और में कितनी महंगाई किस एतबार से बढ़ती रही। समझ रहे हैं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि महंगाई जो बढ़ती है ना, जिसमें रफ्तार होती है, उस रफ्तार में कमी जरूर हुई थी लेकिन रफ्तार रुकी नहीं थी। और ये जो सर्कुलर डेट, अब मैं फाइल अगर खोलना शुरू करूंगा तो मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। ये जो सर्कुलर डेट का इशू है, ये जो दीगर मामलात हैं, डेट मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, ये सारे आपके दौर से शुरू हुए हैं। अगर आप कहते हैं और डायसेक्शन कर दूंगा आपकी बात को, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कैसे आवाम क्या कह रही है? साहब मेरी बात आप अभी नहीं समझे। मैंने ये नहीं कहा कि इस वक्त रुक गई है, मैंने कहा शरह पहले से ज्यादा है। आप शायद मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो आप जवाब नहीं दे सकते। अपने उसको आपने कहा था कि शरह पहले से कम है। नहीं, मैंने कहा कि शरह पहले हो सकता है कि कम हो, अब शरह में इजाफा हुआ, ये बात कहना चाह रहा हूं। आप मेरी बात शायद समझ नहीं रहा है। जी, अब फरमाइए। अच्छा, आप चले, ये आपने अपने सवाल का अपने आप ही जवाब दे दिया कि पहले से शरह कम है, वो ज्यादा है और कम नहीं है। मैं तो समझ रहा था कम है, आपने क्यों कहा भी आपने कम ही था। अच्छा, महंगाई अच्छा, ये भी सारा ट्रेंड मैं आपको बता दूं, ये आप ही लोगों का शुरू किया हुआ है। अब आपने छेड़ दिया है ना, अब आप सुने कि ये सब आप ही के दौर में हुआ है। आपने इसको डेट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाई, ये आप लोगों के दौर में हुआ। ये जो पावर शॉर्टेजेस और फेलियर हुए, ये आप लोगों के दौर में हुआ। ये जो पावर क्राइसिस और ये सब कुछ आ रहा है ना, ये आपके दौर में हुआ। आईपीपीस के साथ जो माहदे हुए, ये आपके दौर में हुए। जो डॉलर में पेमेंट हुई, आपके दौर में हुई है। इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं है। जवाब दें कि हमने तैयारी की हुई है और हमने ये इस बात का जवाब नहीं है। ये इस बात का जवाब नहीं है डॉक्टर साहब, ये इसका जवाब नहीं है। आप देख लेना, आप पहले अपनी गलती तस्लीम करना सीखें, उसके बाद फिर ये बात होगी कि आप लोगों ने जो गलत, अगर आप नहीं करेंगे, लोग देख रहे हैं आपको, अवाम खुशहाल थी, आपको करनी पड़ेगी ये चीज, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप सारे का सारा इल्जाम लगा दें विफाकी हुकूमत ये कर रही है। ये सब आपके किया। अवाम उस टाइम पे खुशहाल थी, इस टाइम पे खुशहाल नहीं, इस टाइम पे बदहाल है। बहुत बड़ा क्लेम है कि क्लेम अभी सिंध के अंदर जो हो रहा है वो भी सबके सामने है। रोजाना की बुनियाद पर हम केसेस दिखा रहे हैं जो सिंध के अंदर हो रहा है, लड़काना में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है। ये कौन सा दावा है? आप इस पे हकीकत पर मबनी कोई बात करें कि आप कहें कि सिंध के अंदर क्या दूध और शहद की नहरें बह रही है। 13 साल आपको हुकूमत करते हुए हो गए, बड़ा गर्क आपने सिंध सूबे का कर दिया। आप कह रहे हैं कि जी मामला ठीक हो गए। कहां से ठीक हो गए? कौन सी खुशहाली? आप अपने चैनल से बाहर निकले, पहले यहाँ पर कितना रश होता था। डॉक्टर साहब, हम चैनल से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, आप शायद नहीं निकलते। हम तो रहते ही फील्ड में सारा दिन। तो एक नुमाइंदा हमारा बैठा हुआ है लड़काना में, दादू में, थर के अंदर। हमारे नुमाइंदे तो सब जगह बैठे हैं। पाकिस्तान का कौन सा कोना है जहाँ मीडिया का नुमाइंदा नहीं है? थर में ये चीजें होती तो आज हम जो थर की सीट जीते हुए हैं और बुरी तरह से डिफीट किया। ये अगर क्राइटेरिया बना देंगे ना, अगर ये हमारी कामयाबी का क्राइटेरिया कि हमने सीट निकाल दी, बाप के सीट पर अगर बेटा जीत जाएगा ना, ये कमाल नहीं है। कमाल वो है कि आप जाएं पंजाब के अंदर सीट निकाल कर दिखाएं जो आपने डिलीवर किया। नहीं, आपने डिलीवर किया। आप अगर लोगों की वोटों की क्या बात करते हैं? तो फेडरल गवर्नमेंट में जो इस वक्त हुकूमत बैठी है, जिसको आप सिलेक्टेड कह रहे हैं, वो आपसे ज्यादा वोट लेकर आए। माने इस चीज को, फिर सिलेक्टेड क्यों कहते हैं? फिर ये तो लोग कहते हैं हमने वोट ही नहीं दिए इनको, ये कहां से जीत गए? ये कौन सा क्राइटेरिया है कि मैं सीट जीत गया तो मैंने वोट ले लिया, उसने अगर सीट जीत ली तो वो सिलेक्टेड है? तो खुदाई मखलूक, ये कौन सी वो है? आवाम कह रही है। और ये बड़े दिल से आपने लाहौर में जब जलसा हुआ, मैं लाहौर गया था। लाहौर के में इतनी सर्दी में लोग मौजूद थे वहां पर, उस जलसे के अंदर पीडीएम के, और ये देख रहे थे। और रात 12 साढ़े 12 बजे तक लोग वहां मौजूद रहे। देखिए, ये भी माजरत के साथ क्राइटेरिया नहीं है। पाकिस्तान के लोग बारिश में, ठंड में, गर्मी में, हर मौसम में बाहर निकले हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन अगर ये बुनियाद बना ली जाए तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना किया। उसमें भी तो लोग बैठे थे ना, तो वो क्लेम कर सकते हैं कि हम इस एतबार से सबसे ज्यादा मकबूल किस तरह से किया? आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा, आप लोग हर चीज को जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जलसे सियासी होते हैं ना, ये पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को पता है कि किस तरह जलसे धरने का मौका आएगा तो अब पीडीएम भी धरना दे करके बता देगी कि अभी तक मामला तय हुआ है इसके ऊपर कि धरना होगा या नहीं होगा। धरने किसी एक पॉइंट पे, अच्छा वो एक पॉइंट मुझे बता दें लिख के कि उसके ऊपर आपकी पीडीएम के अंदर कंसेंसस हो गए हो, इस्तीफे का मामला हो या कोई भी मामला हो,
धरना तो बहुत दूर की बात है, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बताएं। ये आपको आज आपको सेनेट के हवाले से कल बिलावल साहब की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे हो चुकी हैं जिसके अंदर कहा गया था जी इस्तीफा भी देंगे और ये भी करेंगे, असेंबलियों से बाहर भी आएंगे, 3 तारीखें भी दे चुके हैं। देखिए हुआ कुछ भी नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है। इस्तीफे की जहाँ तक बुनियाद है, जहाँ पर अगर इस्तीफा दे करके बाहर ही आना हो तो फिर इनको तो हम फ्री हैंड दे देते हैं। डॉक्टर साहब ये तो आप कह रहे हैं कि अगर ये देने फ्री हैंड की बात नहीं है तो फिर दावा नहीं करना चाहिए। देखिए इमरान खान की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है कि उन्होंने दावे बड़े किए थे, यही बात है ना कि दावे बड़े किए थे। तो दावे तो आपने भी किए थे कि हम इस्तीफा देंगे, तो फिर क्या हुआ इस्तीफे में टोटल हर आदमी की अपनी अपनी एक राय होती है, लेकिन ये फाइनल फैसला होकर तो हुआ जाता है। पीडीएम बनाने का फिर मकसद क्या? अगर हर शख्स इनफरादी अगर फैसले करेगा, वो मरियम की जो सीट है, जो अपने लोग हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, 2 इस्तीफे पहुंचे भी, वो आगे हाथ जोड़ा है जी हमसे गलती हो गई, हमने गलती से इस्तीफा भिजवा दिया है, किसी और ने दिया। ये तो हाथ कोई नहीं जोड़ रहा है, सबके सामने कि हो क्या रहा है। पार्टी के सरबराह को इस्तीफे देने थे और तमाम एमपी एमएनए ने, तमाम जितने भी हैं सब ने जो है पार्टी के अपने चेयरमैन के पास इस्तीफे जमा करा दिए हैं। तमाम लोगों के इस्तीफे जमा हैं, पहुंचेंगे स्पीकर तक पहुंचेंगे। आज फैसला हो जाएगा इसके अंदर, पीडीएम के अंदर ये जो जलसा हो का नहीं होगा। और जो भी दीगर जो कल हमारी मतलब आईपीसी बैठी हैगी उसके हवाले से आज देखें आप जो भी फैसला होगा। कौन सा एजेंडा है? क्या वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से बात करेंगे? देंगे क्या आवाम को कि आज लोग सोचें कि वाकई कुछ होने जा रहा है? सिर्फ भीड़ लगाने से तो मसले हल नहीं होते। भीड़ लगाने से जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के भी हो सकता है, नो कॉन्फिडेंस का भी हो सकता है, और उसमें लॉन्ग मार्च का भी हो सकता है। पार्टी ने भी कुछ बताया होगा ना अपने लोगों को कि आज ये करने जा रहे हैं, एजेंडा कुछ पता ही नहीं है। अंदर की मीटिंग को पार्टी के लोगों को कैसे बता दिया जाएगा? वो तो अपने इस लोगों को जलसे में लाने के लिए डॉक्टर साहब पहले ये बताना पड़ता है कि आज हमारा एजेंडा क्या है। अगर एजेंडा ही नहीं तय हो सका तो फिर लोग जो बैठ के देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि आज जाकर हमने करना क्या है, वहाँ पे लुटी डालनी। लोगों के जहन में ये तमाम चीजें एजेंडे नहीं है, लोगों के जहन में ये है कि इसको घर भेजना है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लोगों के जहनों में सिर्फ ये बसा हुआ है, हम नहीं चाहते अल्लाह करे लोग यही सोच रहे हैं। इन चोरों को हम नहीं चाहते, इन बेईमानों को हम नहीं चाहते। ठीक है, चलें फुरकान साहब, अब बताइए, कुछ बात हो रही थी सियासत से हट के, थोड़ी बात हो जाए, फोटोग्राफी के हवाले से बात कर रहे थे। अब तस्वीर लेना यकीनन एक बड़ा मुश्किल काम है, जैसा भी बात हो रही थी। और जो सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है फोटोग्राफी के हवाले से वो ये आता है कि जनाब हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं किधर? अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से लोग कोई भी डिग्री अगर हासिल करने जाते हैं या कोई भी अगर एजुकेशनल प्रोग्राम भी अगर उसको परस्यू करते हैं तो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ पे क्या है। अब ये एक बड़ा मसला है, तो पहले काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। क्या ये काउंसलिंग होती है? मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखें जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं वहाँ पर प्रॉपर करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और अब क्योंकि देखें अब जो दौर है वो बहुत फास्ट है, मीडिया का दौर है जैसा कि, तो यूथ को हर चीज़ अब समझ आती है कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या उनके लिए रॉन्ग है। तो काउंसलिंग के एतबार से यूथ को ये समझना होगा कि चाहे फ़ोटोग्राफी हो या चाहे कोई भी स्किल हो, यूथ का सबसे पहले गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है कि वो बेसिकली बुनियादी तौर पे अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन कि आप मैनेजर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप अपना कोई कारोबार करते हैं, आप अकाउंटेंट की फील्ड में, किसी भी फील्ड में, फ़ोटोग्राफी एक ऐसी स्किल, एक ऐसा आर्ट है कि आपको उस अपनी फील्ड में रहते हुए ये मौका देती है कि आप पार्ट टाइम में फ़ोटोग्राफी के ज़रिए से, स्किल के ज़रिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपना जो है वो एक डेफिनेटली रोज़गार का जो रेशियो है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है। बिल्कुल, जब ट्रेनिंग में हम इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं तो इस तरह के मॉड्यूल्स भी शामिल होते हैं कि जिसमें हम फोटोग्राफर्स सिर्फ फोटोग्राफी की टेक्निकल स्किल नहीं बल्कि साथ में किस तरह से उन्होंने उसका बिज़नेस लेना है, किस तरह से कस्टमर सर्विस उनको जो है क्लाइंट को देनी है, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। क्योंकि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अर्निंग वाला एरिया है फ़ोटोग्राफी के अंदर वो वेडिंग फ़ोटोग्राफी का है। तो वेडिंग फ़ोटोग्राफी के अंदर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका क्लाइंट आपसे कितना सेटिस्फाइड है, आप क्या क्वालिटी ऑफ वर्क दे रहे हैं। और अब तो वैसे भी देखें इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जिद्दत और क्रिएटिविटी आ चुकी है।
अब बाकायदा वेडिंग में उस तरह से नहीं कि जाके आपने कुछ तस्वीरें खींच ली और प्रिंट करके दे दी। अब बाकायदा प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, लोकेशंस पे लोग जाके नेचुरली लोकेशन को जो है यूटिलाइज करते हैं। अब जिस तरह से वी लॉगिंग होती है उसमें बाकायदा स्टोरी बोर्ड बनता है। तो वेडिंग की जो वीडियोज़ बन रही होती हैं या फोटोग्राफी शूट हो रहे होते हैं उसके अंदर भी एक बाकायदा स्टोरी बनती है और उसके ज़रिए जो है वो अपने इवेंट को या अपनी खुशी के मौके को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहुत इसमें पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, चलिए लास्टली जो यंग फोटोग्राफर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो करियर परस्यू करना चाहते हैं फोटोग्राफी के अंदर, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, मैं देखें पूरे पाकिस्तान के जो यूथ जो फोटोग्राफी की स्किल की तरफ आना चाहते हैं या आ चुके हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना एरिया सेलेक्ट करें, क्योंकि फ़ोटोग्राफी के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं और कोशिश करें कि अर्निंग वाला जो एरिया है, वेडिंग है, फैशन फोटोग्राफी है, उसको ज़रूर साथ लेके चलें ताकि आपको ये चीज़ फील ना हो कि अगर मैं नेचर फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान में उसके लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं। आप वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपनी पीआर को डेवलप करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में इस तरह की टाइप ऑफ फोटोग्राफी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, उसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांस अपने घर में सेटअप बना के। आपको जिस तरह की जो आजकल ऑनलाइन और ई-कॉमर्स का दौर है तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी बहुत अर्निंग है। तो अपना गोल सेट करें और इस स्किल को जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लें। इस स्किल में बहुत पोटेंशियल मौजूद है और नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की और चीज़ों को सर्च करने की ज़रूरत है, तो आप इस स्किल के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे पीडीएम के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुस्तकबिल में क्या कोई डिसाइसिव मोमेंट आने वाला है? लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे, ज़रा मैं चाहूँगा इस पर। जी हाँ, जो आवाम की ख्वाहिशात है, आवाम की उमंग है, उस हवाले से पीडीएम अपने तमाम प्रोग्राम्स कर रही है और कहीं भी पीपल्स पार्टी या और दीगर जमातें आवाम की ख्वाहिशात के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करेगी। जो आवाम चाहेगी वही आवाम के हवाले से, आवाम के ही नुक्ते नज़र से तमाम फैसले होंगे और कोई भी सियासी जमात बड़ी एज पर डेमोक्रेटिक रूल्स ही फैसले होंगे। कोई डेमोक्रेसी से हट के कोई भी फैसला नहीं होगा जो डेमोक्रेसी को डीरेल करेगा। ये तो एजेंडे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शामिल है। कोई भी अनडेमोक्रेटिक मूव अगर बनाई जाती है तो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को पता चल गया कि आप ऐसे किसी के काम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो अनडेमोक्रेटिक हुआ। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फुरकान, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ गुफ्तगू की। और ये पहला सेगमेंट हमारा था, इसमें हमने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की। इसके अलावा जो फोटोग्राफी के हवाले से फुरकान के साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी रही है और इस तरह और बहुत सारे यंगस्टर्स जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको मौका देते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो एक ब्रेक के तरफ जाना है हमें और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दूसरा सेगमेंट हमारा जो जारी रहेगा। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।